Assalamu alaikum. Our topic is about kidney stones which is known as nephrolithiasis. इसको हमने सर्जरी में भी पढ़ा था यूरोलॉजी के टॉपिक में और ये सर्जिकली इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वैसे एक यूक्यू आया हुआ है तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस डिजीज़ विथ यू. तो नेफ्रोलिथियासिस इज़ व्हाट इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक्ट. तो यूरिनरी ट्रैक्ट कौन सा होता है? किडनी से स्टार्ट होता है, फिर यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है, नीचे यूरिथ्रा होता है. तो पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी स्टोन्स बन जाए तो दैट इज़ नाउन एज नेफ्रोलिथियासिस. ठीक है. साइड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ होते हैं? यूरिटेरो वेसिकल जंक्शन जो है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इम्पैक्शन. तो ये आपके एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि जहाँ पे यूरेटर ब्लैडर के साथ मिल रहा होता है ना, उस साइड पे सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन साइट है. इसके अलावा कैलक्स ऑफ द किडनी के अंदर हो सकता है. यूरिटोरो पेल्विक जंक्शन जहाँ पे यूरेटर जो है वो पेल्विस वाले रीजन के साथ मिल रहा होता है, जहाँ से पेल्विस में एंटर होता है वहाँ पर. फिर जहाँ पे वो इलियक वेजल्स के पास से गुजरता है, पेल्विक ब्रिम के पास से, वहाँ पर. तो ये वाली वो साइट्स होती हैं जहाँ पे स्टोन ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे ना यूरेटर की थोड़ी सी ऐसे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, समझ लें. तो वहाँ पे टिल्टिंग वगैरह हो रही होती है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा ऐसे जगह बन जाती है जहाँ पे स्टोन्स इकट्ठे हो जाएंगे. ठीक है. तो यूरिटरोवेसिकल जंक्शन पे मोस्ट कॉमन है. इसके अलावा कैलिक्स है और इसके अलावा यूरिटरोपेल्विक जंक्शन पे, और जहाँ पे वो इलियक वेसल्स के पास से गुजर रहा होता है. फिर आ जाता है इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं. रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं इसके? आपको एक तो पता होगा कि जो लोग पानी कम पीते हैं मोस्ट कॉमन और प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर है. इस वजह से अगर किसी को किडनी स्टोन्स की कंप्लेन होती है ना, तो आपको पता है सबसे पहले डॉक्टर्स क्या कहते हैं? पानी ज़्यादा पिए ताकि वो स्टोन्स जो है वो छोटे मोटे जो बने हुए हैं वो पानी के ज़रिए ही बाहर आ जाए. तो जो लोग लो फ्लूइड इनटेक के होते हैं उनका मोस्ट कॉमन और प्रिवेंटेबल है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. क्योंकि अगर पानी कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी ज़्यादा होगी और प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स जो है वो भी ज़्यादा होंगे. तो अगर हमें जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन ज़्यादा आता है ना, तो डैट इज़ नॉट अ हेल्दी पर्सन. मतलब कि हेल्दी पर्सन तो है लेकिन उसकी किडनी के लिए हेल्दी नहीं है. डाइल्यूट यूरिन शुड बी देयर. तो फॉर द आपको पता चले कि आपके अंदर पानी की कमी हो रही है तो कंसनट्रेटेड यूरिन है, यू हैव टू इंक्रीज़ योर फ्लूइड इनटेक. तो अब जो है ना हमारे आ जाते हैं कि जो है नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री में, मतलब फैमिली हिस्ट्री ओके. फिर आ जाता है कि यू नो दैट गाउट में क्या होता है? हाइपर यूरिसीमिया. तो कौन से स्टोन ज़्यादा बनेंगे? आपको पता है ना कौन से टाइप्स होती हैं स्टोन्स की? कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं, और इसके अलावा सिस्टीन के स्टोन्स होते हैं, और ये सारे स्टोन्स होते हैं ना 4 तरह के. तो अब जब यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा होगा गाउट में तो यूरिक एसिड स्टोन्स बनेंगे. इसी तरह क्रोहन्स में क्या होता है? क्रोहन्स डिजीज़ याद है हमने उसमें देखा था कि एसोसिएशन होती है किडनी स्टोन्स की. तो उसमें ना ऑक्सिल यूरिया होता है, ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स, ऑक्सिलेट स्टोन्स फिर ज़्यादा बनते हैं. ठीक है. फिर हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या होता है? कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कौन से स्टोन्स बनेंगे? कैल्शियम वाले. फिर जो है आरटीए, जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है ना, तो उस दौरान जो है वो पीएच जो यूरिन की होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है. अल्कलाइन यूरिन होता है, तो इंक्रीज़ यूरिन पीएच की वजह से भी जो है अल्कलाइन स्टोन ज़्यादा बनेंगे. अल्कलाइन स्टोन्स जो होते हैं वो हमारे जो है वो स्ट्रूवाइट स्टोन्स होते हैं. ठीक हो गया. तो ये हमारे हो गए रिस्क फैक्टर्स के. देयर इज़ द लो फ्लूइड इनटेक, फैमिली हिस्ट्री, and the conditions in which there is precipitation for the stone formation like gout, Crohn's disease, hyperparathyroidism, and road traffic accident. Then drugs का पता है ना कौन सी drugs है? Like loop diuretics हैं. ये क्या करवाती हैं loop diuretics? कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको कम करती हैं. कैल्शियम यूरिन में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इट रिजल्ट्स इन स्टोन्स. फिर एसिटाजोलामाइड ये क्या करता है? यूरिन के पीएच ज़्यादा करता है, तो उसी तरह स्ट्रूवाइट स्टोन्स बनेंगे. फिर कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स है, एंटासिड्स है, ये क्या करेंगे? सेल्स की ब्रेकडाउन ज़्यादा करेंगे. तो जब सेल्स टूटेंगे तो उसमें से क्या निकलता है? डीएनए. डीएनए में क्या होती हैं? प्यूरीन्स होती हैं. प्यूरीन्स में क्या होते हैं? यूरिक एसिड. तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाएंगे. फिर कुछ ऐसी होती हैं जो
मेडिकेशंस खुद खुद इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं नेफ्रॉन्स के अंदर, लाइक एसाइक्लोविर, सल्फाडायजिन। तो ड्रग्स आ गई जिसमें यू शुड रिमेंबर लूप डायरेटिक्स एंड कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, एसिटाजोलामाइड एंड एंटासिड्स। फिर वी हैव द मेल जेंडर, मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। फिर यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उसमें हमेशा याद रखना है यूरिटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में प्रोटीएज, और प्रोटीएज जो होता है ना, प्रोटीयस जो होता है बैक्टीरिया, वो यूरिएज प्रोड्यूस कर रहा होता है, और उसकी वजह से ना वहाँ पे जो है अमोनिया बन जाता है और वो स्ट्रूवाइड स्टोन्स बनाता है। स्ट्रूवाइड स्टोन्स क्या होते हैं? स्ट्रूवाइड स्टोन्स आर जो है अल्कलाइन होते हैं, मतलब उसमें होता है अमोनियम मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो यूरिएज होता है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस करता है जिसमें अमोनिया होता है, वो मैग्नीशियम और फॉस्फेट के साथ मिलके स्ट्रूवाइड स्टोन्स बना देता है। तो ये चीज़ है। तो यूटीआईज हो गए। डाइटरी फैक्टर्स क्या है कि अगर ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा लिया जाए तो आपको पता है वो हाइपर ऑक्सिलूरिया, ये जो टमाटर बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, आपको सुना होगा आपने, उसमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा होता है। तो कच्चे टमाटर जो खाते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है। तो रिस्क फैक्टर्स की समझ आई, फैमिली हिस्ट्री है, मेल जेंडर है, पानी की कमी हो गई है, या प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टोन्स हो रही है किसी भी फॉर्म में, किसी भी डिसीज़ में, या ये है कि वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, या मेडिकेशन को ड्रग्स है, यूटीआईज है, डाइटरी फैक्टर्स है, तो ये सारे हमारे इंक्रीज़ करेंगे रिस्क। ठीक है, तो ये साइड पे हमारा बॉक्स बना हुआ है, इसको भी हम साथ देख लेते हैं। कॉजेज़ ऑफ हाइपर कैल्सियूरिया एंड हाइपर ऑक्सिलूरिया। तो हाइपर कैल्सियूरिया कब होगा? जब एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, रीनल रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, बोन में से कैल्शियम निकलना शुरू कर देगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा जो कि कैल्शियम को ब्लड में ज़्यादा करेगा अल्टीमेटली यूरिन में। इसके अलावा मैलिग्नेंसी है, इसके अलावा विटामिन डी का एक्सेस है, सार्कोइडोसिस है, एसिडीमिया है। एसिडीमिया से क्या होता है? जब एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो एल्ब्यूमिन के साथ जो कैल्शियम बाइंड फॉर्म में होता है ना, वो उसके साथ से निकल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। फिर कॉजेज़ ऑफ ऑक्सिलूरिया। ऑक्सिलूरिया कब होगा? स्फीयर स्टिटोरिया में। स्टिटोरिया क्या होता है कि वो जो फैट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो यूरिन में आना शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स बनते हैं। जो कैल्शियम होता है ना, वो फैट के साथ बाइंड नहीं करता, फिर जो है ना, बाइंडिंग टू फैट इंस्टेड ऑफ ऑक्सिलेटेड इंटेस्टाइन। तो जब कैल्शियम जो है वो फैट के साथ बाइंड कर जाएगा तो ऑक्सिलेट क्या हो जाएगा? वो ड्यू टू ऑक्सिलेट जो है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो स्टिटोरिया को याद रखना है बस। स्टिटोरिया के अंदर, इसके अलावा स्मॉल बाउल डिजीज़ के अंदर, क्रॉन्स डिजीज़ के अंदर, पायरोडॉक्सिन की डेफिशिएंसी के अंदर, विटामिन सी के एक्सेस की वजह से, और इथाइल ग्लाइकोल की इंजेक्शन की वजह से। तो ये सारे हो गए हमारे कॉजेज़ ऑफ हाइपर ऑक्सिलूरिया। फिर टाइप्स ऑफ स्टोन्स हम पढ़ते हैं। कैल्शियम स्टोन्स मोस्ट कॉमन होते हैं, 80 to 85% केसेस में यही होते हैं, एंड दिस कैन बी योर MCQ के व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ स्टोन्स, दैट इज़ कैल्शियम स्टोन्स। इसमें कैल्शियम ऑक्सिलेट भी हो सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। इनकी शेप मैंने बनाई हुई है, दिस इज़ बाय कनकेव, जैसे वो हमारे होते हैं ना RBCs, उनकी तरह बाय पिरामिडल भी हो सकते हैं। अब ये जो है हमें अब याद रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सिर्फ हमारे जो है ना कौन से स्टोन्स हैं जो हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आते, रेडियोग्राफ पे हमें नज़र नहीं आते, वो कौन से स्टोन्स हैं? हमारे यूरिक एसिड स्टोन्स। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हमारे स्टोन्स हैं वो हमें जो है ना रेडियोग्राफ पे नज़र आते हैं। तो कैल्शियम स्टोन्स हमें रेडियो डेंस नज़र आएंगे, हमें विजिबल होंगे, एंड दीज आर सेकेंडरी टू हाइपर कैल्सियूरिया, हाइपर ऑक्सिलूरिया, और एसिडिक यूरिन pH होगी जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन्स जो है वो
बनेंगे और जो बेसिक पीएच होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स बनाते हैं। देन इज़ यूरिक एसिड स्टोन। सेकंड मोस्ट कॉमन आर यूरिक एसिड, 10% केसेस में होते हैं। ये मैंने साइड पे बनाया हुआ है, फ्लैट स्क्वायर प्लेट्स होती हैं इसकी। मैंने आपको बताया कि ये हमें रेडियोग्राफ पे नज़र नहीं आते, और इसके लिए हम कैसे हम करेंगे, फिर हमें रेडियोग्राफ पे नज़र नहीं आएंगे तो सीटी, अल्ट्रासाउंड और आईवीपी करते हैं। ठीक है, आईवी मतलब कि वो हमने एक डाइट डालना होता है, पाइलोग्राम होता है, आईवी पाइलोग्राम, उसके थ्रू हम देखते हैं फिर। और ऑब्वियसली यूरिक एसिड स्टोन्स हैं तो हाइपर यूरेसीमिया में, गाउट में, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो है जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास, उसके अंदर क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो प्यूरिन्स बनती हैं उसमें से हाइपर यूरेसीमिया करवाती हैं। और ये भी हमारे जो है वो अगर कंटिन्यूसली जो है वो एसिडिक पीएच रहे ना तो उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बनते हैं। तो कैल्शियम स्टोन्स भी एसिडिक पीएच पे भी बन सकते हैं, बेसिक पे भी बन सकते हैं। जो हमारे यूरिक एसिड के हैं वो एसिडिक पीएच में बनते हैं। वाइट स्टोन्स जो होते हैं इनको हम स्टैगहॉर्न स्टोन्स भी कहते हैं। इनकी बहुत से हमने पिक्चर्स देखी हुई हैं, पैथोलॉजी में भी मैंने आपको दिखाई थी और सर्जरी में भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से ये पूरी जो हमारे कैलिसेस होते हैं उनके अंदर इतने बड़े बड़े स्टैग हॉर्न की तरह जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं स्टोन्स। दीज आर ऑल्सो विजिबल, सो दे आर रेडियो डेंस रेक्टेंगुलर प्रिज्म्स होते हैं जैसे मैंने बनाया हुआ है। और ये यूटीआईज में होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो यूरिएज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं लाइक प्रोटियस, क्लैप्सिया, लासेरेशिया, एंटीरोबैक्टर, उनमें बनते हैं। अब पीछे जो हमने स्टोन्स बने हैं कैल्शियम, यूरिक एसिड, वो हमारे एसिडिटी में बन रहे थे मोस्टली। और स्टेरॉइड स्टोन्स जो होते हैं दीज आर फैसिलिटेटेड बाय अल्कलाइन यूरिन, क्योंकि यूरिएज अमोनिया प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से अल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस होता है, तो उसमें ये बन जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया फिर वो किस तरह से यूरिएज जो है वो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। अमोनिया मैग्नीशियम और फॉस्फेट के साथ मिल के इकट्ठे होकर इतने बड़े बड़े स्टोन्स बना देते हैं जो सारी किडनी के कलेक्टिंग सिस्टम पे इकट्ठे होकर बड़े बड़े स्टोन्स बन जाते हैं। देन आर द सिस्टीन स्टोन्स। सिस्टीन स्टोन्स जो हैं ये कम होते हैं 1% केसेस में, जेनेटिकली होते हैं सिस्टीन यूरिया के केस में, और ये बच्चों में ज़्यादा होते हैं, हेक्सागोन शेप्ड होते हैं और नज़र भी नहीं इतने आस आते। जेनेटिक एसोसिएशन है, कुछ लोगों में होते हैं। क्लिनिकल कोर्स क्या है कि अगर स्टोन जो है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा तो खुद ब खुद पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर 0.5 सेंटीमीटर से छोटे होंगे तो खुद ब खुद पास कर जाएंगे। रिकरेंस कॉमन होती है, तो ये आपने साइज़ याद रखना है। उसके बाद आ जाता है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। तो पेन तो आपको पता होगा, जिसको भी किडनी स्टोन्स होते हैं वो पेन के साथ आते हैं। और होता क्या है कि वो एक्चुअली किडनी स्टोन होता है ना तो वो यूरेटर में आ जाता है, यूरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, और फिर स्पैज़म होगा तो उसकी वजह से पेन होगी। पेन किस तरह की होती है, सडनली स्टार्ट होती है और स्वीयर होती है कि पेशेंट एक जगह सुकून से नहीं बैठ सकता, एक्सक्रूशिएटिंग होती है और वेव्स और की फॉर्म में आ रही होती है, और फ्लैंक पेन होती है और आगे की तरफ आ रही होती है, ग्रोइन की तरफ। ठीक है, तो ये जो पेन होती है ना ये इस तरह की पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट करेंगे और फिर ऑब्वियसली नॉज़ल वॉमिटिंग के साथ आ सकते हैं। और अगर वो स्टोन जो है किसी ब्लड वेसल के साथ होगा तो ज़्यादातर केसेस में जो है हेमेचूरिया होगा। और यूटीआईज ऑब्वियसली स्टोन्स हैं और दे कैन कॉज इन्फेक्शन एंड सो यूटीआईज। So classical presentations of nephrolithiasis is sudden onset of colicky pain that radiates into groin, पीछे से फ्लैंक की तरफ से आगे की तरफ आ रही होती है पेन। और यूरिन एनालिसिस जब हम करेंगे तो हेमेचूरिया हमें मिलेगा। तो अब हमने इसका डायग्नोसिस करना है। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको इरफान मसूद से एक्स्ट्रा चीज़ें बता देती हूँ बस, कि जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बनते हैं एज टू कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो अडल्ट्स में बनते हैं और कैल्शियम फॉस्फेट जो होते हैं वो बच्चों में बनते हैं। इसके बाद आ जाता है इसकी डायग्नोसिस। तो लैब इन्वेस्टिगेशंस में यूरिन एनालिसिस हम करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हीमेचूरिया, माइक्रोस्कोपिकली एंड ग्रॉस। इसके बाद जो है वो अगर वहाँ पे कोई पस वगैरह हो, कोई यूटीआई हो गया हो तो उस केस में हमें जो है उसकी भी चीज़ें मिल सकती हैं। फिर ऑब्वियसली वो जो यूरिनरी सेडिमेंट्स होंगे क्रिस्टल्स के, लाइक कैल्शियम, सिस्टीन, यूरिक एसिड, ट्रू वाइट क्रिस्टल्स, वो हमें मिल सकते हैं।
फिर हमने यूरिनरी पीएच जो है वो मेजर करनी होती है। तो अगर हमारी पीएच जो है वो अल्कलाइन होती है तो हम सोचेंगे कि ये स्ट्रूवाइट स्टोन्स हैं। अगर एसिडिक है तो हमें सोचेंगे ये यूरिक एसिड स्टोन्स हैं या कैल्शियम स्टोन्स हैं। ठीक है, तो यूरिन एनालिसिस में हमने क्या क्या देखना है? हमने देखना है ब्लड, हमने देखना है इन्फेक्शन साइंस, हमने देखना है क्रिस्टल्स, हमने देखनी है पीएच। ठीक हो गया, तो दिस इज़ यूरिन एनालिसिस। उसके बाद आ जाता है यूरिन कल्चर। अगर तो इन्फेक्शन सस्पेक्टेड है, यूटीआई का केस है, तो फिर हम यूरिन कल्चर करवाएंगे। फिर उसके बाद हम 24 आवर यूरिन कलेक्शन करते हैं और उसमें हम जो है वो देखते हैं कैल्शियम, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट एंड सिट्रेट लेवल्स। ये उन लोगों में हम करते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन विद रिकरेंट स्टोन्स, ताकि हम रिस्क फैक्टर्स और एटियोलॉजी का पता लगा सकें कि कौन से जो है ना कॉज है। तो ये हमारा हो गया। मैं एंड पे इसको जो है ना समराइज़ कर दूँगी। सीरम केमिस्ट्री हम करवाते हैं जिसमें हम जो है वो बन और क्रेटिनिन का लेवल चेक करते हैं टू असेस फॉर द रीनल फंक्शन। और जो है ना ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम स्टोन की एनालिसिस करते हैं। तो मतलब जो स्टोन अगर बाहर आ गया है तो उसको हम एनालिसिस और केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए भेज देते हैं। तो अभी तक हमने लैब टेस्टिंग करवाई है। लैब टेस्टिंग में क्या क्या है? यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, 24 आवर यूरिन कलेक्शन, सीरम केमिस्ट्री टू असेस फॉर द रीनल फंक्शन टेस्ट, बर्न एंड क्रेटिनिन लेवल्स इनको हमें देखना है, और स्टोन की एनालिसिस करनी है। उसके बाद आ जाता है लैब इन्वेस्टिगेशंस के बाद इमेजिंग। तो इमेजिंग में वी हैव द प्लेन रेडियोग्राफ्स ऑफ द किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेटर, जिसको हम कहते हैं KUB। अब जो इनिशियल टेस्ट है ना, दैट इज़ दिस। तो मैंने आपको बताया प्लेन रेडियोग्राफ्स जो है, दिस इज़ बेस्ट इनिशियल टेस्ट। हम एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं और उसमें हमें सारे जो स्टोन्स होते हैं वो हमें नज़र आ जाते हैं, लेकिन कौन से स्टोन्स नज़र नहीं आते? यूरिक एसिड स्टोन्स। तो ये इसका है कि इनिशियल इमेजिंग टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग स्टोन्स। और कौन से स्टोन्स हमें नज़र नहीं आएंगे? सिस्टीन एंड यूरिक एसिड स्टोन्स आर नॉट विजिबल ऑन प्लेन फिल्म्स। तो फिर हम क्या करवाएंगे उसके लिए? कोई और टेस्ट करवा लेंगे, सीटी स्कैन विदाउट कंट्रास्ट करवा लेंगे। तो हमारा जो नॉन कंट्रास्ट स्पाइरल सीटी स्कैन है, दिस इज़ मोस्ट एक्यूरेट। बेस्ट इनिशियल इज़ पेन रेडियोग्राफ, मोस्ट एक्यूरेट इज़ सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन हम करवा लेंगे, विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। और ये जो है हमें सारे के सारे स्टोन्स विजुलाइज हो जाएंगे, मतलब वो रेडियो डेंस है, रेडियो ल्यूसेंट है, कोई भी होंगे, सारे स्टोन्स हमें सीटी स्कैन पे नज़र आ सकते हैं। देन वी हैव IV पाइलोग्राम या यूरोग्राफी। इट इज़ मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर डिफाइनिंग द डिग्री एंड एक्सटेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ये हमें ना लोकेशन का बताएगा कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। वो हम डाई पास करते हैं, वो डाई जो है जहाँ से पास नहीं करेगी, जहाँ पे जाके अटक जाएगी, तो उसे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये हमारा जो है ये हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है। डायग्नोसिस तो हमने कर ली प्लेन रेडियोग्राफ से और सीटी स्कैन से। अब हमने डिसाइड करना है कि वेदर वी नीड एनी सर्जिकल इंटरवेंशन और नॉट। तो उसके लिए कि हमें डिग्री का पता चले, एक्सटेंट का पता चले। जितनी डिग्री एक्सटेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, वी विल गो फॉर सर्जरी। तो ये IV पाइलोग्राम हमें जो है वो ये हेल्पफुल होगा इसलिए। फिर आ जाता है रीनल अल्ट्रासाउंड। रीनल अल्ट्रासाउंड क्या बताएगा हमें? ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है ना, तो ऊपर वो सारा कुछ जमा होना शुरू हो जाएगा, तो किडनी में हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। तो ये हमें जो है ना ये बताएगा। जो लोग रेडिएशंस जो है वो नहीं ले सकते, मतलब उनके अंदर हम एक्सरेज वगैरह परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसके लिए फिर हम प्रोसीजर ऑफ चॉइस ये रखते हैं, लाइक प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके हम रेडियोग्राफ्स नहीं यूज़ कर सकते, सो वी कैन डू द रीनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो ये साइड हम बॉक्सेस देख लेते हैं। हिमेचूरिया प्लस पायोयूरिया इंडिकेट्स अ स्टोन विद इन्फेक्शन। ठीक है, having the stone for analysis is very helpful both in treatment and in preventing recurrence.
Likewise, reporting a history of stones and their composition is very helpful. The patient should attempt to recover the stone that is passed. He actually abdominal जो है ना, we have the radiograph for to be performed for the renal calculi. अब नेक्स्ट पार्ट से जो है हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट और इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस अ शॉर्ट टॉपिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस विद दैट.